गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आपको हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 आज हम बताने जा रहे हैं। हर बारी की तरह इस बारी भी हम चैप्टर के पहले बारे में समझेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और चैप्टर के बारे में समझते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी दोस्तों। आइए चलते हैं बोर्ड स्क्रीन की तरफ। हम लोगों ने मार्कर उठा लिया है दोस्तों आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहले चैप्टर पे हम बात करते हैं। हर समय हम पहले जब भी किसी चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर पे पहले बात करते हैं। आज भी चैप्टर पे ही बात होगा। लिखा है दोस्तों, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। हम जानेंगे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म क्या होते हैं। दो चर राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों? वे राशियाँ जिनका मान हमें ज्ञात न हो, जैसे कि एक्स, वाई, थीटा, लेम्डा, ईटा, बहुत सारी ऐसी राशियाँ हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो वे राशियाँ चर राशियाँ होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? चर राशियाँ कहते हैं। तो दो चर बोला है तो इन्हीं में से किसी दो चर राशियों को मान लेते हैं। हमारे समीकरण में इस चैप्टर के अंदर यक्स या वाई मिलेगा, दो ही चर मिलेंगे। कितने चर मिलेंगे? दो चर मिलेंगे। इनमें से कोई भी हो सकता है दोस्तों, थीटा और फाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मगर केवल कितने मिलेंगे? दो ही चर मिलेंगे। रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी समीकरण के अंतर्गत चर राशि का घात, किसी भी समीकरण के अंतर्गत दोस्तों चर राशि का घात एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? एक आना चाहिए, तभी वो रेखीय समीकरण होगा। अगर जो आपको इस प्रश्नावली में x के पावर 2 और y के +2 दे दे तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। इसलिए कि दोस्तों यहाँ पे देखिए x का घात कितना हो गया है? 2 हो गया है, इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रेखीय समीकरण में x और y तो हो ही, इसलिए कि दो चर होने चाहिए, दो चर वाले। तो x और y दो चर हो गए, मगर x का जो घात हो चाहे y का घात हो, किसी भी चर राशि का जो घात हो वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। तो आप लोगों को रैखिक समीकरण तक बातें समझ में आ गई होंगी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा दोस्तों। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। जोड़ा क्या होता है? इसमें आपको दो समीकरण मिलेंगे, x + y + 3 या 2x + y -9 या +9। इस तरह के दो समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। अगर जो यहाँ x हो तो यहाँ भी x होगा, दूसरे समीकरण में भी। अगर जो y यहाँ पे हो तो दूसरे में भी क्या होगा? y होगा। जैसे कि हम जो जूता लेने जाते हैं दोस्तों, जूता लेने जाते हैं तो हमें कितना मिलता है? दो जोड़ी मिलता है। दोनों जोड़ी क्या रहता है? सेम रहता है ना। तो उसी तरह इसमें जैसे भी समीकरण मिलेंगे और जो एक समीकरण में x y से बना है तो दूसरा भी समीकरण x y से ही बनेगा। ये नहीं कि दोस्तों इसमें एक समीकरण x और y में हो तो दूसरा समीकरण t और z में हो। इसे जोड़ा नहीं कहेंगे दोस्तों, इसलिए कि क्या, जोड़े का मतलब ये फॉलो नहीं करता है। जोड़े का मतलब क्या होता है दोस्तों? और जो किसी समीकरण में x + y है -3 है तो दूसरे समीकरण में भी x - y या चर राशि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ा कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया आपको? हमने क्या बताया जोड़ा का मतलब दोस्तों? और जो कोई समीकरण x और y से बना है तो दूसरा समीकरण भी x और y से ही बनना चाहिए। ये नहीं कि पहला समीकरण x y से बना है दूसरा t और z से बन जाए, तो ऐसे समीकरण को हम जोड़ा नहीं कहेंगे, ऐसे समीकरण को युग्म नहीं कहेंगे दोस्तों। युग्म का मतलब जोड़ा। वे पहले समीकरण में जो x और y रहता है दोस्तों तो दूसरे समीकरण में x y होना चाहिए। तो हमने आपको दो चर बता दिया दोस्तों। दो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हमेशा ज्ञात नहीं होता। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें हमेशा दो चर राशियाँ मिलेंगी, चाहे वो x y के रूप में मिले चाहे t s के रूप में मिले। जब भी मिलेंगी दो चर राशियाँ मिलेंगी दोस्तों जिनका मान हमें संभव नहीं होगा। रेखीय समीकरण के बारे में बताया दोस्तों कि वे चर राशियाँ जिनका घात क्या हो? एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। अगर जो एक से अधिक हो गया तो वो रेखीय समीकरण नहीं है।
युग्म का मतलब जोड़ा दोस्तों हमने बताया था। और किसी समीकरण में यक्स और वाई दे दिया तो उसका द्वितीय समीकरण भी यक्स और वाई के रूप में होगा। दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके अब आगे चलेंगे प्रश्नावली 3.1 पर प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, आपके बोर्ड स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कह रहा है? अफ्ताब कह रहा है और पुत्री से कह रहा है। पुत्री तो छोटी होगी, अफ्ताब क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। पहले ये बात ध्यान दीजिए, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। किससे कहता है? अपने पुत्री से कहता है, तो अफ्ताब तो बड़ा होगा और उसकी पुत्री उससे छोटी होगी, जाहिर सी बात है। चलिए, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व। ये तो पीछे की बात कर रहा है, पूर्व का मतलब पीछे और बाद का मतलब आगे। तो हमें तो पहले तो वर्तमान आयु माननी पड़ेगी, इसलिए कि आगे पीछे का दे दिया है तो वर्तमान आयु मान लेते हैं। चलिए लिखिए कि माना अफ्ताब की वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब होता है दोस्तों वह स्थिति जो चल रहा हो, वह स्थिति जो चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। अब पूर्व का मतलब पहले और बाद का मतलब आगे दोस्तों, फ्यूचर में बात कर देता है। वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया? एक्स। और अफ्ताब की पुत्री की आयु मान लेते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु वाई। क्या मान लेना हमने? वाई। आपको हमने बताया था कि चैप्टर के पहले नाम में ही बताया था 2 चर वाले रेखीय समीकरण। यहाँ भी देखिए हमने 2 चरों को माना है। अब इससे हम समीकरण बनाएंगे दोस्तों। हमने वर्तमान आयु मान लिया है, अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हम अपने वर्तमान आयु से 7 वर्ष पूर्व हो जाएंगे। पूर्व का मतलब पहले। तो जब पहले जाते हैं दोस्तों तो वर्तमान में से घटाते हैं। वर्तमान में से क्या करते हैं? घटाते हैं। पूर्व जब भी कहेगा तो अपने वर्तमान आयु में से हम घटा देंगे। तो आइए जितना कहेगा उतना घटाएंगे। तो लिख लीजिए 7 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है दोस्तों? 7 वर्ष पूर्व। चलिए, तो 7 वर्ष पूर्व कहेंगे तो लिखेंगे अफ्ताब की आयु। हमने आपको बताया कि वर्तमान आयु में से 7 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तभी ना पीछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए पीछे ले जा रहा है हमारे वर्तमान आयु से। और पुत्री की आयु पीछे ले चलेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? y माइनस 7। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, किसकी आयु? अफ्ताब की आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ देखिए तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। तुलना भी कर सकते हैं या समीकरण बनाने के लिए भी हम बराबर का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। अफ्ताब क्या कर रहा है? अपने पुत्री से तुलना कर रहा है और कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमेशा विपरीत साइड गुणा करते हैं। मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, तो बहुत से बच्चों को दिमाग में आ रहा हो कि हम अफ्ताब में गुणा कर देंगे तो सही होगा। नहीं दोस्तों, जिसके भी दिमाग में ये भ्रम है उसको मिटा दीजिए। हमेशा छोटे साइड गुणा करते हैं। हमेशा किस साइड गुणा करते हैं? छोटे पक्ष में गुणा करते हैं। या तो दोस्तों जिधर कहता है उसके विपरीत साइड हम गुणा करते हैं, तब आने वाला प्रश्न का आंसर जो होता है सही मिलता है दोस्तों। और यही इसका नियम है। इसको समझाया जा सकता है दोस्तों, हम आपको बता सकते हैं। चलिए आइए इस पर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लें, क्यों छोटे की तरफ गुणा किया जाता है। तो इस पर मेरी आने वाली अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर दिया जाएगा, इसलिए कि लंबा होगा समझाना। चलिए यहाँ हमने आपको बता दिया कि हमेशा किधर गुणा करते हैं दोस्तों? छोटे साइड करते हैं।
या विपरीत साइड करते हैं। चलिए गुणा कर लीजिए। यहाँ पे अगल बगल कोष्टक के बाहर कोई नई चिन्ह है, ना ही कोई संख्या है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह और गुणा के बाहर एक संख्या लिखा है। कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह है, गुणा के बाद संख्या लिखा है। और जब भी कोई संख्या लिखा हो किसी कोष्टक के बाहर तो उसका अंदर वाली सारी संख्या में गुणा होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा पद है दोस्तों, अचर पद है, और गुणा किस में करने जा रहे हैं हम लोग? चर पद में। तो हमने आपको बताया था कि इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है और इसके भी आगे प्लस। आप गुणा करते तो चिन्ह का ध्यान देते हैं, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचर पद का गुणा चर पद में करेंगे दोस्तों, तो हमने आपको कई बार बताया कि पहले अचर पद लिखते हैं बाद में चर पद लिखते हैं। अब इसका गुणा किससे? 7 का गुणा 7 में करना है, और दोनों कैसे पद हैं? अचर पद हैं। कैसे पद है दोस्तों? अचर पद है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि चर राशियों को एक तरफ करेंगे और अचर राशियों को एक तरफ करेंगे। तो ये y है तो ये चर राशि है और ये भी चर राशि है, तो चर राशि को एक तरफ कर लो दोस्तों। इसका चिन्ह क्या है दोस्तों? प्लस, और ये बराबर के इस साइड आने वाला है। इसका चिन्ह क्या है? प्लस है और बराबर के इस साइड आने वाला है। तो जब भी बराबर के इस पक्ष में आएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। जब भी बराबर के इस पक्ष से उस पक्ष में जाए, चाहे उस पक्ष से इस पक्ष में आए, तो चिन्ह का परिवर्तन होता है दोस्तों। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इधर क्या बचा है? -49 बचा है दोस्तों। और ये 7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। आइए इधर कर लेते हैं समीकरण को हल। तो x - 7y, यहाँ देखिए दोस्तों ये माइनस के साथ है और ये किसके साथ है? प्लस के साथ। तो प्लस माइनस घटता है, तो 49 में से 7 घटा दीजिए, क्या आएगा दोस्तों? 42 आएगा। चलिए इसको और ही हल कर लेते हैं। क्या कीजिए कि दोस्तों x को उधर भेज दीजिए दूसरे पक्ष में, तो -7y, x उधर जाएगा तो -42, और उधर चला गया तो ये प्लस के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -7 गुणांक है तो बट्टे में जाएगा। गुणांक होता है तो कहाँ जाता है दोस्तों? बट्टे में जाता है। ऊपर माइनस कॉमन कर लीजिए। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में दिखे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। बट्टे में -7, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या है दोस्तों? 42 + x बटे में 7। आप लोग इतना बात समझ में आ गया दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हो गया, इरेज कर दिए हमने। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, हमने आपको बताया था दोस्तों कि जब 3 वर्ष बाद की बात करें तो क्या करते हैं? वर्तमान आयु में 3 को जोड़ देते हैं। अब पूर्व बोलेगा तो घटा देंगे, तो पूर्व बोला था तो हमने घटाया था दोस्तों, मगर अब क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में जोड़ेंगे दोस्तों। तीन वर्ष बाद में क्या करेंगे? जोड़ेंगे किसमें? वर्तमान आयु में। किसमें दोस्तों? वर्तमान आयु में। तो लिखेंगे आफ्ताब की आयु। तो बाद में क्या करते हैं? 3 को जोड़ देते हैं, इसलिए क्या बोला है? वर्तमान बोला है। पुत्री की आयु में भी 3 जुड़ जाएगा। कौन छोटा है? पुत्री। तो किस में गुणा होगा? पुत्री में ही होगा जब भी गुने की बात करेगा तो बोला है अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, तो प्रश्नवाचक शब्द हो गए। देखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब जो हमारे कथन में दिए हुए हैं। तब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो मेरी उम्र है तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी तो विपरीत साइड गुणा करेंगे या उस पक्ष में गुणा करेंगे जो क्या हो? छोटा हो।
तो इधर की बात कर दिया। चलिए आइए इसे हल करते हैं। इस कोष्टक के बाहर कुछ नहीं लिखा है तो हमने उसी तरह उतार दिया। यहाँ पे देखिए गुणा लगाया है, यहाँ पे अचर पद है और ये कैसा पद है, चर पद है। चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, और इसका भी क्या है, प्लस। प्लस में प्लस का गुणा करेंगे, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कि प्लस ही आता है और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 में y का गुणा करेंगे तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होगा। और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। फिर अचर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ कर लेंगे। तो ये प्लस के साथ है, इस पक्ष में आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। और इधर 9 किस चिन्ह के साथ है, प्लस के साथ, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। 3 को उधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब कहेंगे दोस्तों 9 को तो इधर लाए हैं सर, मगर माइनस नहीं किए हैं। तो देखो दोस्तों 9 को हम इधर नहीं लाए हैं, 9 बराबर की उसी साइड ही है, इसीलिए उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर जो 9 को हम बराबर के इस साइड ला देते तो ये प्लस का माइनस हो जाता, मगर देखो यहीं पे बराबर के उसी साइड है 9। ठीक, चलिए इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इधर मिटा लिया जाए थोड़ा सा। तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाए दोस्तों 6 हो जाएगा। देख लो 9 में से 3 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 6 बचेगा। और हम क्या करें कि चलिए दोस्तों भेजा जाता है, किसको भेजा जाए, x को भेजते हैं। तो माइनस 3y 6 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा दोस्तों। और ये y बराबर क्या हो जाएगा, जो गुणांक होता है कहाँ जाता है, बट्टे में दोस्तों, आ गया बट्टे में। अब इस माइनस को काटना है दोस्तों तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। और बट्टे में -3, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया दोस्तों। प्लस वाले को आगे लिख लेंगे दोस्तों, माइनस वाले को बाद में, बट्टे में 3। यहाँ 2 समीकरण मिल चुके हैं दोस्तों। पहले वाले का ये है, पहला वाला ये है दोस्तों, दूसरा वाला ये है, या इसे भी हम पहला समीकरण मान सकते हैं और इसे दूसरा समीकरण मान सकते हैं दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम ग्राफ के लिए टेबल बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको ग्राफ भी खींच कर दिखाएंगे, ग्राफ कैसे खींचते हैं, और आपको हम सिखाएंगे ग्राफ कैसे खींचा जाता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों हम टेबल बना लेते हैं। दो टेबल बनाया जाए, एक पहले समीकरण के लिए और एक दूसरे समीकरण के लिए। हमने टेबल बना लिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और ग्राफ में समीकरण बनाने के लिए ग्राफ में जो वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, सभी टीचर अलग अलग प्रकार के बताते हैं। हम तो ये बताना चाहते हैं आपको कि हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x या y का, मगर हम ऐसी वैल्यूओं को रखेंगे जिससे क्या हो, जो हर में जो संख्या लिखी हो दोस्तों उससे वो पूर्णतः विभाजित हो सके। जैसे कि हमने पहला ही मान लीजिए कि हमने x का वैल्यू 0 मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, 0 मान लिया। और y बराबर हमने x जगह पे हमने क्या रख दिया दोस्तों, 0 रख दिया। और 7 से देखिए दोस्तों ये पूर्णतः विभाजित हो गया, इसलिए कि 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और 7 से 42 कितनी बार में कटेगा, पढ़ लीजिए, 7 छक्का 42 होता है दोस्तों। कितनी बार में कट गया, 6 बार में कट गया। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि x का ऐसा वैल्यू रखेंगे कि जिसको इसमें जोड़ने पर या घटाने पर वो 7 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे वेरिएबल राशि इसका हम मान मानेंगे। आपके दिमाग में कोई भी वैल्यू आए तो आप उसको रख सकते हैं, मगर ऐसे वैल्यूओं को रखिएगा जो बटे में जो संख्या 7 लिखी है उससे वो पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तब हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी दोस्तों। और ऐसे मानों को मत रखिएगा कि भाग देने पर दशमलव में जाए,
दशमलव में जाएगा तो हमें ग्राफ वाली कापी लेनी पड़ेगी, बिंदुओं का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और हमने ऐसे मानों को हम लोग जब रखेंगे जो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमें बिंदुओं का ध्यान न भी देखेंगे तो चलेगा, इसलिए कि हमें ग्राफ बनाने में आसानी फील होगी दोस्तों। तो इसीलिए हमने x का मान 0 माना और देखिए पूर्णतः आसानी से विभाजित हो गया और ये मान दशमलव में नहीं आया है, तो हमें क्या होगा दोस्तों, आसानी फील होगी हल करने में। दूसरा रखते हैं, चलिए x के बराबर अब 7 रखते हैं दोस्तों। क्या रखेंगे x की जगह पे, 7 रखेंगे दोस्तों। x की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, x की जगह पे 7 रखेंगे। हमने 7 रखा दोस्तों और यहाँ भी देखिए हमने ऐसे वैल्यू को रखा है जो क्या होगा, 7 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 42 में 7 जोड़ेंगे 49 होगा और ये 7 से कट जाएगा दोस्तों, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई दोस्तों। x बराबर हमने 7 रखा है दोस्तों, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई दोस्तों, 7 आ गई। x बराबर हमने 7 रखा है दोस्तों, तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 7 आ गई। तो हम आपको बताएं कि ऐसे ही मानों को रखा जाए जो क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हमने पहले में क्या रखा है, 0 रखा है, तो 7 से 42 विभाजित हो गया है। फिर हमने क्या रखा है, 7 रखा है दोस्तों, तो वो भी 7 से क्या हो गया, विभाजित हो गया है। तो आप भी ऐसे ही संख्याओं को रखिएगा जो 7 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरी समीकरण को बनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, चलिए इसे लिख ही लेते हैं, हमने लिखना भूल गए थे। दूसरी समीकरण है दोस्तों y बराबर x माइनस 6/3 लिखा है। तो हम आपको बताए थे कि ऐसी वैल्यूओं को रखेंगे जो क्या हो, हर से डिवाइड हो जाए। तो 3 के सोचिए क्या रख सकते हैं, तो चलिए आइए हम 0 रख लेते हैं दोस्तों। क्या रखेंगे दोस्तों, 0 रख लीजिए। किसका मान, x का मान, तो 0 रखेंगे और दोस्तों x का मान, तो ये 0 हो जाएगा और 6 की जगह पे 6 ही रहेगा। और ये बताइए दोस्तों, 0 घटाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो -6 आएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, y बराबर -2। क्या आएगा दोस्तों, y बराबर -2 आ गया। तो आप लोग भी ऐसे ही मानों को रखिएगा जिससे क्या हो दोस्तों, वो पूर्णतः क्या हो, हर से डिवाइड हो जाए। तो हमने भी देखिए ऐसे वैल्यूओं को रखा है जो हर से क्या हो जा रहा है दोस्तों, कट जा रहा है। इसलिए हमने ऐसे वैल्यू को रखा जा रहा है दोस्तों कि हमारा ग्राफ बनाने में क्या हो, आसानी हो। अभी तो दूसरा बचा ये डब्बे का खाना दोस्तों। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं दोस्तों। क्या रखा जाए दोस्तों, रख ही लिया जाता है। चलिए 1 नहीं 3 रख देते हैं दोस्तों। क्या रखते हैं दोस्तों, 3 रखते हैं। तो x की जगह जो 3 रखेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 में से 3 घटेगा तो -3 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा तो दोस्तों y बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ बातों को थोड़ा जल्दीबाजी हो गई हमारे साथ, फिर भी हम जल्दीबाजी को फिर से दोहरा देते हैं। x का मान हमने 3 माना है दोस्तों। देखिए ग्राफ में x का मान हमने 3 माना है, तो x की जगह दोस्तों हमने 3 रखा है। और ये -6 है तो -6 उतार दिया, बटा है तो बटा उतार दिया, 3 है तो 3 उतार दिया दोस्तों हमने। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह इसके आगे माना जाता है और ये माइनस है दोस्तों। तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा और बड़ा क्या है दोस्तों, 6 है। 6 का चिन्ह माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया दोस्तों। 3 से 3 को काट दिया, क्या है दोस्तों, -1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे दोस्तों, -1 भरेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे दोस्तों और आपको बताएंगे ग्राफ कैसे खींचा जाता है। देखिए दोस्तों, आपके सामने ग्राफ आ चुका है और हमें इन्हीं मानों को दर्शाना है दोस्तों। पहले इसको दर्शाएंगे फिर इसको दर्शाएंगे दोस्तों। आपको हम बताएंगे कैसे दर्शाया जाता है, काफ़ी इजी है। केवल आप हमारे बातों को ध्यान दीजिएगा, आपको भी ग्राफ बनाना आ जाएगा। लिखा है दोस्तों x 0 है और y कितना है, 6 है। तो इसे हम जानते हैं दोस्तों कि इसे x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, x अक्ष कहते हैं, या इसे x भुज कहते हैं, या इसे x क्षैतिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे 3 नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसे भी 3 नामों से जाना जाता है दोस्तों। y अक्ष कहा जाता है,
या ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, या तो दोस्तों कोटि कहा जाता है। चलिए इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, हमने इसका नाम बता दिया केवल आपको। ग्राफ खींचने की बात करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं जब भी हम ग्राफ की तरफ खड़े हो जाते हैं दोस्तों, अपने दोनों हाथों को फैला लेते हैं, सीधे हाथ की तरफ धनात्मक होता है और उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक होता है दोस्तों। और ऊपर जाते हैं दोस्तों तो धनात्मक होता है और नीचे की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक होता है दोस्तों। आइए ग्राफ खींचते हैं इन सारी बातों जानने से पहले। ज्यामिति तो पढ़ नहीं रहे हैं कि ज्यामिति के बारे में डिस्कस किया जाएगा, अभी तो हमें बीजगणित के बारे में पढ़ना है। तो कह रहा है x 0 और y 6 हो, तो कोई भी मूल बिंदु जो होता है अपने मूल स्थान पे 0 होता है। तो यहाँ पे x 0 होगा और y 6 कहाँ होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ, इसलिए कि प्लस लिखा है तो यहाँ पे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहला अक्ष 0 आता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। पहले हम x को लिखते हैं, दूसरे बाद y को लिखते हैं। तो x हमारा 0 था तो हमने 0 लिख दिया, और y 6 तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, 6 लिख दिया। फिर क्या है दोस्तों, x 7 हो और y भी क्या हो दोस्तों, 7 हो। यहाँ देखिए दोनों प्लस हैं तो x प्लस की तरफ इधर होता है दोस्तों, तो यहाँ 7 है और y यहाँ पे 7 है दोस्तों। तो मान लीजिए कि इसको डैश डैश थोड़ा ऊपर की तरफ कर लीजिए। यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, यहाँ बनेगा क्या बनेगा, x भी 7 बनेगा और y भी 7 बनेगा दोस्तों। तो हमने इसको तो दर्शा लिया, एक यहाँ पे बनना है दोस्तों और एक वहाँ बना है। आइए दूसरे ग्राफ को देखते हैं। पहले में 0 दिया है, दूसरे में -2 दिया है। x 0 और y क्या हो दोस्तों, -2 हो। तो नीचे की तरफ आएंगे तो -2 होगा दोस्तों, और x यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, 0 और -2 बनेगा। दूसरा ग्राफ है दोस्तों, x 3 है और y क्या है, -1 है। तो x हम 3 पर आ गए दोस्तों, और y क्या है, -1 है। तो यहाँ से खींचते हुए लेकर चलिए आप लोग, और ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बिंदु बना। तो ग्राफ खींचना काफ़ी आसान है। जैसे इस बिंदुओं को हमने दर्शाया दोस्तों, एक बार फिर से इस बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। x 0 था, y क्या था, 6 था। x 0 यहाँ पे माना जाता है दोस्तों, y 6, तो 0 6 लिख दिया हमने। फिर बोला x 7 है और y भी 7 है, तो x की तरफ 7 गए और y की तरफ 7 गए हैं, और इससे मिलाती हुई सीधी रेखा खींचे, जहाँ काटता है वहीं पे बिंदु तैयार होगा दोस्तों। दूसरे ग्राफ में 0 से 6 बोला है, तो x 0 है तो 0 लिख दिया दोस्तों, और -2 है तो 0 और -2 यहाँ पे होगा दोस्तों, और x पे 3 है तो 3 की तरफ ले गए, और y -1 है तो -1 की तरफ बढ़ाएं, और जहाँ पे ये बिंदु काटा वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, और y क्या है दोस्तों, -1 है। इसलिए कि पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु दोस्तों y होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है इसके बाद दोस्तों, आपको इससे मिलाती हुई एक रेखा खींचना है। चलिए मिलाती हुई रेखा खींच देते, स्केल हमारे पास नहीं है तो चलिए हम इसी तरह खींच देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि सीधी रेखा है। क्या दोस्तों, एक सीधी रेखा है, ऐसी रेखा है दोस्तों, एक सीधी रेखा है। कैसी दोस्तों है, एक सीधी रेखा है, और इस रेखा को खींचते हुए जिस समीकरण से आप लोग बनाए थे उस रेखा पे इस समीकरण को लिख दीजिएगा आप लोग। और दूसरा यहाँ पे है दोस्तों, तो इसको भी मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। और इस पे भी इस समीकरण को लिख दीजिए दोस्तों। समीकरण क्या था, x - 3y बराबर 6। तो इस तरीके से ग्राफ खींचा जाएगा दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी हम अच्छा आपके लिए वीडियो बना सकें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मज़ा आ गया पहले प्रश्न को हल करके। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। क्या लिखा है, किसी
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, देखो उसके पास बहुत गरीब आदमी है, 3900 रुपये उसके पास है, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। चलिए तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ला, क्या एक बल्ला, क्या बल्ला का मूल्य x रुपये है, तो 2 बल्ला खरीदेगा तो 2x हो जाएगा, और 3 बल्ला खरीदा है तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बल्ला खरीदता तो 4x हो जाता, 5 बल्ला खरीदता तो 5x हो जाता, और 6 बल्ला खरीदता तो 6x हो जाता। पर उसने खरीदा कितने हैं, 3 बल्ला खरीदा है, तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसी तरह मान लेंगे कि एक गेंद की कीमत या एक गेंद का मूल्य x हो गया, तो 2 खरीदेगा, सॉरी x तो हमने मान ही चुके हैं, y है, और दूसरा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y हो जाएगा। मगर इसने कितने खरीदा है दोस्तों, 6 खरीदा है, तो 6 गेंद का मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और कह रहा है खरीदा, तो दोनों मिलाकर कितना हम खरीदा, तो प्रश्नानुसार दोनों मिला लिया जी, 3 बल्ले और 6 गेंद को मिला लीजिए, दोनों मिलाने के बाद कितना वो पैसे का भुगतान किया है दोस्तों, 3900 रुपये का। और ये हमारा पहला समीकरण बन चुका है दोस्तों। और यहाँ देख रहे हैं कि 3 से ये क्या हो रहा है, सभी संख्या विभाजित हो रही है, क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, तो 3 से काट सकते हैं, या इसको इस तरीके से, तो इस तरीके से कर सकते हैं, 3x, 6 को उधर भेज देंगे दोस्तों, तो 3900 माइनस 6y, और ये x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3900 माइनस 6y बटे में 3। अब क्या करेंगे दोस्तों कि कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन बनाइए, तो 3900 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, भाग दे लीजिए आप लोग 3900 में, 3 एकम में 3 कट जाएगा, 9, 3 तिहाई 9 कट जाएगा, 0000 उतार दीजिए, 1300 बार में कट रहा है। 6 को काटेंगे 3 दूना के 6y बटे में 3, 3 से 3 कट गया, x बराबर क्या आया दोस्तों, 1300 माइनस 2y आ गया दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे समीकरण को भी बनाया जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न को आगे पढ़ा जाए। कह रहा है बाद में उसने एक बल्ले तथा उसी प्रकार के 3 गेंदों को खरीदा, तो हमने माना एक बल्ले की कीमत कितना माना था, एक बल्ले का मूल्य x माना था, और एक ही बल्ला खरीद रहा है, कोई बात नहीं, एक बल्ला खरीद रहा है तो 1x ही होगा, 1 लिखे चाहे न लिखे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा था, तो हम मानते हैं एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य y मान लेते हम लोगों ने, तो 3 गेंदों का क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। समीकरण बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, x एक बल्ला हो गया, एक बल्ला बोला था और 3 गेंद बोल रहा है, तो 3 गेंद 3y है,
और कितने में खरीदा है दोस्तों, 1300 में। द्वितीय समीकरण भी बन चुका है। इसको हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 3y को उधर भेजेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 3y, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भी द्वितीय समीकरण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल के बाद ग्राफ खींचेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, डब्बे तो बनाना ही पड़ेगा, बिना डब्बा का तो काम होने वाला नहीं है। डब्बा बन गया आप लोगों के पास। और उन बातों का ध्यान देंगे, किन बातों का, दूसरे वाले का भी डब्बा बना लेते हैं। उन बातों का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम ऐसा मान रखेंगे जो क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। पहले समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या था दोस्तों, x बराबर 1300 माइनस 2i। चलिए मान रखते हैं, x का मान हम लोग मान लीजिए, y का मान मान लीजिए 400 रखते हैं। क्या रखते हैं, 400 रखते हैं दोस्तों। तो हमेशा चर और अचर के बीच में क्या माना जाता है दोस्तों, गुणा माना जाता है। यहाँ पे देखिए y क्या है, चर राशि है, और 2 क्या है, अचर राशि है। इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा। y की वैल्यू 4 रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1300 और ये 4 दूना के 800 हो जाएगा दोस्तों। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे घटेगा दोस्तों, तो 8 में से 13 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 5। 0000 लगा दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5 आ गई। इसी तरह दोस्तों अब हम क्या करेंगे, समीकरण को दोबारा लिख लीजिए। और अब y की जगह 500 रख दीजिए दोस्तों। तो y की जगह पे हम लोग 500 रखेंगे दोस्तों। अचर और चर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना के 10, 1000 हो जाएगा दोस्तों। और घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 300 आएगा। x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 300 हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम आगे की तरफ बताएंगे, इसको इरेज करेंगे। चलो दोस्तों, दूसरे समीकरण में हम मान रखते हैं। दूसरे टेबल का भी प्रयोग किया जाए दोस्तों। चलिए यहाँ पे x का मान, y का मान लीजिए कि 400 है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, अचर पद है और ये चर पद है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। और y की वैल्यू हमने क्या माना है दोस्तों, 400। y की वैल्यू क्या माना है दोस्तों हमने, 400। तो ये 4 तय कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 हो जाएगा। और घटा देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 100 आएगा। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए कि y का वैल्यू 300 है। y का वैल्यू क्या मानते हैं दोस्तों, 300 मान लेते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों, 300। तो चर अचर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। y की वैल्यू हमने 3 रख लिया दोस्तों। गुणा कर देंगे, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 होगा। 0000 लगा दीजिए। 13 में से 9 जाए 4, 00 है तो 00 लगा दीजिए दोस्तों। क्या बचा, 400। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ग्राफ खींचा जाएगा दोस्तों। दोनों वैल्यू आ चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ग्राफ खींचा जाएगा दोस्तों इसका।
चलिए दोस्तों, अब ग्राफ हमारे सामने आ चुका है। बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत सुंदर ग्राफ है, आपको भी देखकर मज़ा आ रहा होगा, कोई बात नहीं। पहला दिया है यक्स कितना है दोस्तों 500 और वाई कितना है 400 है, और दोनों किस चिन्ह के साथ है, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस चिन्ह के साथ है। यक्स कितना है दोस्तों 500 है और किधर है, प्लस की तरफ है यहाँ पे, और वाई 400 है प्लस की तरफ। चलिए इधर एक डैश डैश करके एक रेखा बढ़ाते हैं, और 500 से ऊपर की तरफ एक डैश डैश करके रेखा बढ़ाया जाए। यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, तो पहला बिंदु यक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई होता है, और हमारा यक्स था क्या दोस्तों 500, तो यक्स 500 लिख लेंगे, और वाई कितना था दोस्तों 400, तो क्या लिख लेंगे दोस्तों 400 हमने लिख लिया। दूसरा देखो दोस्तों एक्स 300 है, यक्स कितना है दोस्तों 300 है, और वाई कितना है 500 है, कितना है दोस्तों 500 है। इसे भी मिलाएंगे आगे की तरफ, और उसे भी ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ मिल रहा है, तो यक्स पहला बिंदु यक्स होता है, दूसरा बिंदु वाई। यक्स कितना था दोस्तों 300 था, और वाई कितना है दोस्तों 500। इतना हो गया दोस्तों। चलिए दूसरे ग्राफ को बना लेते हैं। क्या दिया है दोस्तों, यक्स 100 दिया है, और वाई कितना दिया है दोस्तों 400। यक्स 100 है दोस्तों, और वाई क्या है 400। ऊपर की तरफ रेखा बनाएंगे, यहाँ काटा है दोस्तों। तो पहला बिंदु क्या होता है दोस्तों, यक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो ध्यान दीजिए, यक्स 100 है और वाई क्या है दोस्तों 400। यहाँ पे देखिए यक्स 400 है दोस्तों, और वाई क्या है 300 है। तो इसको बढ़ाते हुए लेके चलिए आगे की तरफ, और 400 को ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यक्स पहला होता है, दूसरा वाई होता है। यक्स कितना था दोस्तों 400, और वाई कितना है दोस्तों 300। हो गया दोस्तों। इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया, और पहले वाले टेबल का ग्राफ ये है। इसको इस तरीके से एक मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। आइए ब्लैक मार्कर से खींचते हैं कि प्रदर्शित हो। इसको हमने ऐसे क्या कर दिया दोस्तों, मिलाती हुई एक रेखा खींच दिया। और ये पहले समीकरण का था, तो पहला समीकरण जो है इस रेखा के ऊपर लिख दीजिए, x + 2y = 1300। दूसरा समीकरण का यहाँ पे अटैच कर रहा है, तो इसको इस तरह मिलाते हुए क्या कर देंगे दोस्तों, रेखा खींच देंगे। और दूसरा समीकरण इसके ऊपर लिख दीजिए, x + 3y = 1300। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, कि और भी अच्छा वीडियो हम आपको बना कर दे सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 आ गया हमारे सामने। लिखा है कि 2 किग्रा सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। कितना था, 160 रुपये था। देखिए दोस्तों, पीछे की बात कर रहा है। लिखा है 2 किग्रा सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 60 रुपये था। चलिए माना 1 किग्रा सेब का मूल्य यक्स है, तो 2 किग्रा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 किग्रा सेब का मूल्य 2x हो जाएगा।
और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना था दोस्तों? तो 1 किग्रा अंगूर किसका मूल्य दोस्तों? अंगूर का मूल्य y मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार दोस्तों 2x प्लस वाई, 2 किलो अंगूर, 2 किलो सेब लिया दोस्तों और 1 किलो अंगूर, तो कितना पैसा दिया है? 160 रुपये दोनों मिलाकर। और यहाँ से ये पहला समीकरण बन चुका है दोस्तों। क्या करेंगे? 2x को पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा दोस्तों। इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है दोस्तों, और बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न बन चुका है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरी समीकरण बनाया जाए दोस्तों। चलो दोस्तों प्रश्न को आगे की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है कि बाद में 4 किग्रा सेब, हमने 1 किग्रा का मूल्य यक्स माना है दोस्तों, तो 4 किग्रा का कितना हो जाएगा? हमने बताया था आपको 4 किग्रा सेब दोस्तों हमने कब खरीदा है? 1 महीने बाद हमने खरीदा। तो 4 किग्रा सेब का मूल्य हमने क्या माना था दोस्तों? 1 किग्रा सेब का मूल्य हमने यक्स माना था, तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4x हो जाएगा। और हमने कब खरीदा है? 1 महीने बाद खरीदा है दोस्तों। और 2 किग्रा का मूल्य हमने खरीदा, क्या खरीदा दोस्तों? 2 किग्रा अंगूर खरीदा। क्या खरीदा दोस्तों? अंगूर खरीदा। कब दोस्तों? कितना किलो खरीदा हमने? 2 किग्रा। 2 किग्रा अंगूर हमने खरीदा दोस्तों। तो 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y है, तो 2 किग्रा का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2y हो जाएगा। 1 किग्रा का मूल्य हमने क्या माना दोस्तों? x माना था। 1 किग्रा सेब का मूल्य x माना था, तो 2 किग्रा खरीदेगा तो 2x हो जाएगा। 3 किग्रा खरीदेगा तो 3x हो जाएगा। ये कितना खरीदा है दोस्तों? 1 महीने बाद। 4 किग्रा खरीदा है तो कितना हो गया दोस्तों? 4x हो गया। उसी तरह 1 अंगूर का मूल्य हमने क्या माना था दोस्तों? 1 किलो अंगूर का मूल्य हमने y माना था, तो 2 किलो खरीदा है तो क्या हो गया दोस्तों? 2y हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? कि सेब का मूल्य कितना है? 4 किग्रा का 4x, और 2 किग्रा का अंगूर का मूल्य 2y, और दोनों को मिलाकर कितना पैसा दिया है दोस्तों? 300 दिया है। और ये बन गया द्वितीय समीकरण। क्या करेंगे? इसमें से किसी एक को पक्षांतर करेंगे दोस्तों। चलिए हम 4 को पक्षांतर कर लेते हैं, या 2 को भी पक्षांतर कर लीजिए। चलिए 4 ही को पक्षांतर किया जाता है। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। ये गुणांक है तो कहाँ जाएगा दोस्तों? बट्टे में जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। 2 से 300 को काटेंगे तो 150 आएगा दोस्तों, और 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। बट्टे में 2 से 2 कट गया दोस्तों। और द्वितीय समीकरण क्या बन गया? जिससे हम क्या निकालेंगे? मान हल करेंगे दोस्तों। y बराबर 150 माइनस 2x। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब टेबल बनाया जाएगा, फिर ग्राफ खींचा जाएगा दोस्तों। जल्दी चलिए दोस्तों टेबल बना लेते हैं दोनों समीकरण के लिए। चलिए पहला समीकरण क्या है? y बराबर 160 माइनस 2x। पहले समीकरण को हल करते हैं। चलिए x का मान क्या माना जाए? चलिए x का मान हम लोग 40 मान लेते हैं।
यहाँ भी देखिए दोस्तों एक अचर पद है, ये अचर पद है और ये चर पद है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। और यक्स के जब हमने क्या मान लिया है, 40 मान लिया, तो 40 रख देंगे। तो 40 गुना के 80 हो जाएगा दोस्तों। तो वाई बराबर क्या बचेगा दोस्तों, वाई बराबर क्या बचेगा दोस्तों, 80 ही बचेगा। आप लोग इसको चलिए एक्स का मान अब 50 मानते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों, एक्स का मान 50 मानते हैं। तो यक्स की जगह 50 रखा जाएगा दोस्तों। और हमेशा चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अचर और ये चर है, इसके बीच में गुणा है, तो गुणा हमने मान लिया दोस्तों। और गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2 पच्चे 10, एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए। और यहाँ पे घटाना का चिन्ह, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 60 बचेगा। पहले का हम लोगों ने टेबल बना लिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब दूसरे समीकरण का भी टेबल बना लिया जाए। दूसरी समीकरण को लिखते हैं दोस्तों, y बराबर 150 माइनस 2x। यहाँ भी x की वैल्यू चलिए 40 ही मान लेते हैं। 40 मान लीजिए दोस्तों। गुणा का चिन्ह माना जाता है, गुणा हमने लगा दिया। x की वैल्यू हमने क्या माना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 40 माना है। और हमेशा चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, गुणा लगा दिया गया। तो ये 80 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 70 आएगा। कितना आएगा, 15 में से 8 जाए 7, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए। कितना आ गया दोस्तों, 70 आ गया। फिर x का मान हम 50 मान लेते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों, 50 मान लीजिए। फिर यहाँ पे अचर और चर हो गया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 50 रख देंगे x की वैल्यू। गुणा करेंगे कितना का दोस्तों, 100 आएगा। तो y बराबर घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जब हमने x की वैल्यू 40 रखा तो 70 आया था y की वैल्यू, और x का वैल्यू 50 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 50 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे हम ग्राफी विधि से ग्राफ पर दिखाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, x का मान कितना है दोस्तों, 40 और y का मान क्या है, 80 है दोस्तों। तो x पे 40 दोस्तों, देख लीजिए प्लस है तो प्लस की तरफ, माइनस रहता तो माइनस की तरफ दोस्तों। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 40 है। तो x रेखा पर हमने 40 की तरफ गए, और y 80 है तो y की तरफ हम लोग 80 गए दोस्तों। और इसको एक बढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा डैश डैश कर दीजिए। और यहाँ 40 से भी ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए लेकर चलिए दोस्तों। और एक बात पे ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, कि जहाँ पे ये मिले तो पहले अक्ष को यक्ष कहते हैं, दूसरे को y कहते हैं। और यक्ष हमारा कितना था, 40 था दोस्तों, और y कितना था, 80 था। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, यक्ष 50 है और y क्या है, 60 है। तो पहले यक्ष 50 की तरफ चलेंगे और y 60 की तरफ, और इन दोनों को आगे बढ़ाते हुए और x का 50 को भी बढ़ाते हुए ऊपर ले चलेंगे। जहाँ मिला उसमें पहला बिंदु यक्ष, दूसरा बिंदु y होता है। और यक्ष कितना था, 50 था, और y क्या था, 60 था। देखिए y 60 है और यक्ष 50 है। आइए दूसरे भी टेबल को दर्शा लेते हैं। बोला है यक्ष 40 हो और y 70 हो, यक्ष 40 हो और y क्या हो, 70 हो। तो इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ आकर काटेगा।
जब यहाँ पे काटेगा तो इधर लिख, नहीं रहने दीजिए, चलिए इसी में बना लेते हैं, छोड़ा करके लिख लेते हैं। क्या था, x 40 था, और ब्लैक से लिखते हैं, काले कलर से, काले मार्कर से, आपको दिखने में आसानी होगी। 40 था और y कितना था दोस्तों, 70 था, हो गया। दूसरा क्या है, x 50 है और y भी 50 है, तो y से x पे तो बना हुआ है, और यहाँ पे x भी 50 हो गया और y भी 50 हो गया। अब क्या, केवल रेखा खींचना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, और एक यहाँ पे इससे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ध्यान देंगे कि उसी समीकरण का होना चाहिए। 40 और 80 और 50 और 60 इस समीकरण का है, तो ये समीकरण कौन सा है, पहला है। तो 2x प्लस वाई बराबर 160, और दूसरा क्या है, दूसरे पे लिख देंगे 4x प्लस 2y बराबर 300। इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम और भी अच्छा वीडियो बना सकें। अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।